बच्चों आज हम अपना इको का फर्स्ट लेसन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को कवर करने वाले हैं और ये लेसन बच्चों आपके जो पीरियोडिकल असेसमेंट होंगे ना उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा अच्छे से करना। और अच्छी बात पता है क्या है, ये लेसन आपका कोई सेकंड पार्ट में नहीं आएगा, एक ही पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जिस विलेज के बारे में हम जानने वाले हैं वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। बस सिंपली हमें इस बात का आइडिया लगाना है कि इस विलेज में कौन सी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है, लोग कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो सारी जानकारी इसी पार्ट में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम इस लेसन के ओवरव्यू को समझने की कोशिश करें तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो स्टोरी है पालमपुर की वो एक हाइपोथेटिकल विलेज की कहानी है जो कि पालमपुर है। इसके अंदर सिंपली बताया गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उत्पादन से, जिसके अंदर बच्चों में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी ये सारी चीजें देखने को मिलती है गांव के अंदर, वो भी लिमिटेड स्केल के अंदर, कोई बड़े लेवल पे नहीं बल्कि एक छोटे से लेवल पे। वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को विलेज के अंदर। तो सिंपली ये तो ओवरव्यू हो गया। अब मेन बात करते हैं इस विलेज में हमें क्या क्या खास जानने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जो विलेज है वो एक छोटा सा है जो कि वेल कनेक्टेड है अपने नेबर विलेज से, जिसका नाम है रायगंज। आपको इसका नाम याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, बुल्लो कार्ट्स हो गया, टांगस हो गया, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, टाइप्स ऑफ विजिबल ये ट्रांसपोर्ट है जो कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं ऑन रोड, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अर्निंग का रिसोर्सेज भी है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जब सवारी लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका कुछ पेड मिलता है, हमें कुछ अर्निंग होती है उससे। तो ये लोगों की एक आजीविका का एक साधन भी माना जाता है। तो सिंपल ये तो चीज होगी। इसके अलावा दिस विलेज हैज 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल। तो इस विलेज में 2 प्राइमरी और एक हाई स्कूल है एंड आल्सो हैज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अच्छी बात है, देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि रन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी जो छोटी सी नहीं होती, आपके आसपास के मोहल्ले में आपने भी देखी होगी, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा बताया गया है कि ऑलमोस्ट 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज जो है वो इस पालमपुर विलेज में रहती है, जिसमें से आउट ऑफ देम 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिली है जिनके पास जो लैंड है वो मेजॉरिटी में, यानी कि अच्छा कास्ट है, वो अपर कास्ट के है। और 1/3 जो पॉपुलेशन है, 1/3 पॉपुलेशन वो किस कास्ट से बिलोंग करती है, एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट वाली, ठीक है। यहां तक तो इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। अच्छी बात है कि यहाँ पे जितने भी हाउसेज है सारे वहां पे बिजली एक तरीके से आती है 24 घंटा। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्मॉल स्केल में जरूर होती है यहाँ पे एक्टिविटी सारी, लेकिन अच्छी खासी होती है, चाहे इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो, शॉपकीपिंग हो, फार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बच्चों एक तरीके से पालमपुर विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। और आप जानते हो प्रोडक्शन के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें हमें 4 चीजों को फॉलो करना ही पड़ता है, जैसा कि पालमपुर में भी हो रहा है। वो कौन सा है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का एम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक तरीके से प्रोड्यूस करना। और उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 4 चीजों की जरूरत होती है। वो कौन सी आपने अपनी पास्ट क्लासेस में जरूर कवर किया होगा, जो कि है लैंड नंबर 1, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल यानी कि पूंजी पैसा, और फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। ये भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से समझाऊंगा। तो इन 4 चीजों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले बात आती है लैंड की। तो देखिए ऑब्वियसली सबसे जो प्राइमरी चीज होती है वो लैंड होता है। अगर हम कोई बिजनेस या कोई कंपनी रन करना चाह रहे हैं या कोई इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो हमें लैंड की नीड होती है। इसके अलावा लैंड के अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वाटर हो, फॉरेस्ट हो, हो, इनकी भी हमें नीड होती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है प्रोडक्शन का, वो होता है जमीन का मिलना। और भैया आप जानते हो लैंड की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है ना।
आप देखते हो कि कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे जो लैंड्स है उसके जो रेट है वो काफी लो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं होता, इस वजह से उसके रेट काफी डाउन होते हैं। वहीं अगर आप कोई बिग सिटी के अंदर कोई लैंड लोगे, छोटा सा भी लोगे, तो उसकी कीमत इतनी हाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा फेवर में होता है, तो इसलिए जैसा लैंड होगा वैसी उसकी डिमांड हमें देखने को मिलेगी। तो पहली चीज होगी प्रोडक्शन में लैंड को लेकर। दूसरी जो चीज है लेबर। अब चलो लैंड आपने परचेज कर लिया और आपने वहां पे इंडस्ट्री को भी स्टैब्लिश कर लिया। अब इंडस्ट्री को रन करने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड होती है, जिसके अंदर मशीनें तो आती है, और मशीनों को रन करने के लिए स्किल ग्रुप की भी नीड होती है। और स्किल ग्रुप क्या करते हैं? आइडियाज प्रोवाइड कराते हैं, और उसी के अंदर एक और क्लास होती है जिसे हम लेबर क्लास कहते हैं। तो वो लोग जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो एज अ लेबर वहां पे वर्क करते हैं, और जो स्किल ग्रुप होता है वो आइडिया प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जो भी ब्लूप्रिंट होता है ना, सारा जो इंजीनियर करते हैं। और बाकी आप जानते हो जैसे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर सारे इंजीनियर्स होते हैं, और उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किन की नीड होती है? लेबर्स की होती है। तो लेबर तो ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज के। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हो तो उसे रन करने के लिए कुछ ना कुछ तो नीड होगी ना, तो उसकी शुरुआत ही कैपिटल से होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप उस चीज को कैसे रन कर सकते हो? और कैपिटल भी ना टू टाइप से यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है वर्किंग। नाम से पता चल रहा है जो फिक्स्ड वाली है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, टूल्स हो गया, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आपने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लाके रख लिया आराम से, तो ये तो फिक्स्ड हो गया, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा होता है जब आप ड्यूरिंग प्रोसेस में होते हैं ना, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको चीजें चाहिए होती है, और चाहने के लिए ऑब्वियसली आपको उसका पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो जो कैपिटल आपकी लगती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। और ये वर्किंग कैपिटल किन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट की जाती है? जैसे रॉ मटेरियल हो गया। मान लो कि भैया आपका एक बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन के अंदर आपको बार बार कॉटन लेने पड़ते हैं, उसका रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है आगे चल के। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमेशा से ही चलती रहती है। इसके अलावा आपके पास कैश होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, आपको सैलरी भी देनी है। मतलब आप समझ रहे हो इन चीजों के बारे में कि कैपिटल का यूज कहां कहां हो रहा है। ये सारा का सारा वर्किंग कैपिटल में इन्वॉल्व हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो इंस्ट्रक्शन के लिए जो चौथी चीज होती है वो होती है ह्यूमन कैपिटल का होना। और ह्यूमन कैपिटल उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड होती है। अगर आप कोई कॉटन इंडस्ट्री को रन कर रहे हो या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को रन कर रहे हो, तो हर कोई उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, क्योंकि आपको इस चीज को आगे लेके जाने की जरूरत होती है। और इसमें स्किल चाहिए होती है एज वेल एज एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है प्रोडक्शन का, ताकि वो अपनी फर्स्ट जगह से निकल के सेकंड जगह पे जाए और मार्केट के अंदर वो चीजें लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे प्रोवाइड हो सके। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। होप सो कि आप इनके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। हम दोबारा से वापस आते हैं विलेज के ऊपर, पालमपुर में, कि वहां पे किस तरीके से हमें प्रोडक्शन और किस किस कैटेगरी का ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज के बारे में जो कि एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग से रिलेटेड है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो विलेज पालमपुर में हमें जानने को मिलेगी। टोटल 9 है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आएंगे कि यहाँ पे जो लैंड है ना वो फिक्स्ड है, और ज्यादातर क्या होता है कि जो लैंड होते हैं ना एग्रीकल्चर के, वो ज्यादातर फिक्स्ड ही होते हैं। ऐसा ही हमें पालमपुर में देखने को मिलता है। बताया गया है अबाउट 75% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? फार्मिंग के ऊपर। पालमपुर में लैंड एरिया जो है वो कल्टीवेशन के लिए फिक्स्ड रखा गया है। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन, कोई भी एक्सपेंशन, कोई भी बढ़ोतरी इसमें नहीं हुआ है लैंड एरिया के अंदर अंडर कल्टीवेशन। कब से? 1960 से। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि कुछ बैरन लैंड जो होता है, बंजर भूमि, उसको एक तरीके से कल्टीवेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई ज्यादा एक्सपेंशन हमें नहीं देखने को मिला है। और वहां पे वही ट्रेडिशनल तरीके से हमें एग्रीकल्चर देखने को मिली है। अब हम सवाल ये भी आता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लाई जाए, तो उसका मेथड है। उसके मेथड को लेके हम बात करते हैं तो वो सेकंड आएगा, चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। क्योंकि अगर आप कल्टीवेशन में एक तरीके से ग्रोथ लाना चाहते हो तो आपको मेथड में थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना पड़ेगा। वो कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के समय बड़ी पॉपुलर भी है वो है कि देखो एग्रीकल्चर के लिए आपके पास लैंड अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कोई एक लैंड पे एक आधे ही क्रॉप्स को बार बार सोइंग करते आ रहे हो, फिर उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे आपका प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा, बस सर्वाइव हो पा रहा है आपसे। लेकिन अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लेना, तो ऐसे में ये जो मल्टी क्रॉपिंग या फिर मॉडर्न फार्मिंग है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। अब मल्टी क्रॉपिंग नाम से पता चल रहा है कि एक ही लैंड पे दो दो टाइप की क्रॉप्स को
उगा देना, फिर उसको काट देना, फिर उसको बेच देना, तो ये फायदा होता है। मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कुछ मॉडर्न टूल्स का, मॉडर्न टाइप के सीड्स का। तो जैसे HYV वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पैक्सीडेक्स हो गया, इसके अलावा जो स्पिनिंग होती है वगैरह वगैरह से। और आप कह सकते हो कि जैसे जमीन से पानी निकालने के लिए लोहे का यूज होना, आयरन का यूज होना, नल जो हम यूज करते रहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एक तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में काम आती है। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इन यूज जो पालमपुर में है, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट सेम और डिफरेंट टाइम इज नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि अभी मैंने आपको बता ही दिया था, एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है। ज्वार और बाजरा जो है ये ग्रो किया जाता है कौन से, रेनी सीजन के टाइम पे। जो पोटैटो है, आलू, वो प्रोड्यूस किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में आफ्टर मानसून। और जो व्हीट है वो प्रोड्यूस किया जाता है विंटर सीजन में। तो कुछ इस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हमें पालमपुर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मॉडर्न फार्मिंग, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग का होना जरूरी है। वो कैसे काम करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि वही HYV जो सीड्स होते हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या आता है कि सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। जो पहले से ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोडक्शन होता है उसके कंपैरिजन में तो कई एक्स यहाँ पे ज्यादा में क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ज्यादा से जल्दी जल्दी क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। और ये किसके बारे में बात हो रही है कि इंडिया के अंदर स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम, या आप कह सकते हो सबसे पहली बार, उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया था। और ये कैसे किया था, ये बात है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर जो 1960-70 के फर्स्ट फेज में इन स्टेट में लाई गई थी। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए ऑल ओवर इंडिया के अंदर उस समय सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इन्हीं स्टेट में होती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया था कि पहला जो फेज है वो इन्हीं स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग हमें ज्यादा देखने को मिली, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, उसी के बारे में अभी हम और आगे भी कवर करेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, वही चीज आगे, फैसिलिटेट द कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स। तो जो पुराने बीज थे वो तो इतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जरूरत पड़ी HYVs, तो इनमें यूज किया तो ज्यादा से ज्यादा में प्रोडक्शन देखने को मिला। द HYVs आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन नो वन प्लांट्स। ठीक है, तो आप इन चीजों से आइडिया लगा सकते हो। द HYVs आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन वन प्लांट। तो एक ही प्लांट पे एक से ज्यादा आप कह सकते हो अच्छे खासे अमाउंट में ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, कि लैंड कितना ज्यादा सस्टेन करेगा, कहीं आगे चल के वो बंजर भूमि तो नहीं बन जाए, बैरन लैंड तो नहीं बन जाए। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। तो क्या होता है कि साइंटिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न फार्मिंग में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ ज्यादा ही ओवर यूज किए जाते हैं। ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पोल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्या होता है कि सम टाइम लैंड की जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो कम भी होती चली जाती है, क्योंकि बार बार हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए एक तरीके से इन केमिकल्स का यूज करते हैं। जो सोइल होते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नमी खो देते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं बैरन लैंड में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। और ग्राउंड वाटर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी कम होता चले जाता है, क्योंकि इन टाइप्स की जो क्रॉप्स होती है ना उनको ज्यादा से ज्यादा पानी की नीड होती है, और पानी हमें ग्राउंड वाटर अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन हम जब सारा यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है, फिर वही सिचुएशन हो जाती है, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट हो जाना। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो क्योंकि ये क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से सॉइल अपनी नमी खो देती है, जो कि एक तरीके से प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक फायदा तो ये हो जाता है फर्टिलाइजर का यूज करने से कि अच्छा खासा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कहीं ना कहीं उस सॉइल में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मैं एग्जांपल बता सकता हूं, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी पंजाब के अंदर, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड फेज में मैं बता रहा हूं कि वहां पे वेरियस टाइप की क्रॉप्स को
प्रोड्यूस करने की बात की गई थी, जो बहुत ज्यादा हो रही थी। और आज के समय अगर आप हरियाणा पंजाब में देखोगे तो व्हीट और राइस जैसी जो मेजर क्रॉप्स है ना वही रह चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो लैंड्स है ना वो अब उन फसलों के लिए सुटेबल नहीं रहे। तो इसलिए वहां के किसान भी ज्यादा रिस्क नहीं लेते और जो ज्यादातर व्हीट और राइस जैसे जो मेजर क्रॉप्स है उसके ऊपर अपना ज्यादा फोकस रखते हैं। तो इन चीजों को भी आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने विलेज पालमपुर के बारे में जाना था कि अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस इन पालमपुर, यानी कि 450 फैमिली में से 1/3 तो ऐसी है जो कि लैंडलेस है, जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है। और 240 फैमिली कल्टिवेटेड स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड लेस एग्जांपल के तौर 2 हेक्टेयर साइज। बताया गया कि 240 फैमिली तो ऐसी है जो कल्टिवेटेड करते हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिनके पास भूमि का इतना बड़ा तो नहीं, बड़ा छोटा सा ही टुकड़ा है, वो भी 2 हेक्टेयर के आसपास। बाकी जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड के ऊपर एक तरीके से कल्टीवेट करती है। तो ये अच्छी खासी वाली है। और इसके अलावा जो इनसे भी ऊपर है, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर कल्टीवेट 10 हेक्टेयर और मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। तो कैटेगरी में आप बांट सकते हो, जो सबसे ऊपर वाले हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये दिस वन और इसके बाद ये। तो ये चीजें हैं जो कुछ इस तरीके से फैमिलीज जो है वो पालमपुर में डिवाइडेड है। लेबर की अगर बात करें, सम फार्मर पालमपुर के अंदर लेबर कैसे काम करते हैं, कुछ फार्मर तो ऐसे जो वर्क करते हैं अपने खुद के लैंड के ऊपर और कुछ वर्क करते हैं अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेज। कहने का मतलब है कि कुछ तो फार्मर है जो अपने ही लैंड के ऊपर काम करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं, अपना सर्वाइव करते हैं, और कुछ जिनके पास अपने लैंड लिए तो किसी दूसरे के लैंड के ऊपर काम करते हैं, जिसमें उनको काम करने के बदले में कुछ वेजेस भी मिलता है। ये जो वेजेस होता है कैश में भी मिल जाता है या फिर कुछ काइंड बताया गया क्रॉप्स के तौर पे, फसलों के तौर पे भी दे दिया जाता है। वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और वेजेस का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। तो ये डिपेंड है, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कैपिटल की बात करें, देखो फार्मर ऐसा नहीं है कि पुअर ही होते हैं, फार्मर जिनके पास अच्छा खासा पैसा भी होता है, फार्मर जिनके पास मीडियम पैसा होता है और फार्मर जिनके पास पैसों की कमी होती है। अब जब यहाँ पे कैपिटल की बात आती है, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अब जो हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी में स्टार्टिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसका मतलब ये थोड़ी था कि वहां पे सभी फार्मर्स की बल्ले बल्ले हो गई थी, खासतौर पे उन्हीं फार्मर्स की हुई थी जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था। तभी तो वो इतने महंगे महंगे फर्टिलाइजर हो गया या फिर पेस्टिसाइड्स हो गया या फिर HYV सीड्स हो गया, क्योंकि इनके पास पैसा था, वो अपनी खेती बाड़ी में लगा सकते थे। अब उन लोगों के पास तो था नहीं, जो बेचारे काफी लो लेवल के थे, तो वो कैसे इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करे, और वो अगर लोन लेके करे भी तो रिस्क हमेशा से ही बना रहता था। और हुआ भी तो ऐसी बात नहीं है, जिससे अमीर और अमीर होते, गरीब और ज्यादा गरीब होते। तो इसलिए मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए आपको अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल फार्मर क्या होता है, उनके पास हमेशा से कैपिटल की कमी रहती है। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर एंड मनी लेंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब कि बोरो करते हैं मनी किन से, जो मनी लेंडर्स होते हैं। और मनी लेंडर्स ऐसे तो देते नहीं, वो अच्छा खासा इंटरेस्ट भी यूज करते हैं, मजबूरी का भी फायदा उठाते हैं कभी कभार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम प्रोडक्शन करने की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होते हैं, जो रॉ मटेरियल और कैश में यूज होती है। फिक्स्ड कैपिटल, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लेना ही पड़ेगा आपको। और इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल, आपके पास स्किल एजुकेशन का होना भी काफी जरूरी होता है। कुछ ऐसे ही हमें कैपिटल के केस में देखने को मिलता है। इसके अलावा सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, अब ये कैसा है, सरप्लस प्रोडक्ट आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर बाय द स्मॉल फार्मर्स। क्या होता है कि जिनके पास अच्छा खासा सरप्लस प्रोडक्ट आ जाता है, अच्छा खासा उनके कह सकते हो कि उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में अपनी फसल एक तरीके से उगाई और अपने पास रख ली, जो बाकी बची सरप्लस था वो बेच देते हैं दूसरों को। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट, फिर वो मार्केट में दे देते हैं, अच्छा खासा उन्हें अर्निंग में आ जाती है। द ट्रेडर बाय द प्रोडक्ट, और जो ट्रेडर होता है वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है फ्रॉम मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट टू द शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज। तो वही बात होगी ना कि गेहूं बना फील्ड में, खेती में, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे गेहूं से आटा बना, आटा से जाके अलग अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, कहीं वो बिस्किट बन रहा है, कुछ और बन रहा है वगैरह वगैरह। तो फिर वो फ्लो होता रहता है उसका। तो इस तरीके से मतलब रॉ मटेरियल कहां से बन के एक रेडी प्रोडक्ट बन गया, उस सभी में उन सभी की कॉस्ट लगी होती है। तो ये सारी चीजें बच्चों फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि पालमपुर के अंदर सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी होती है, इसके अलावा भी होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, पहला है कि यहाँ पे
स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन, बेसिकली द वर्क इज कैरी आउट द होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, सो लेबर इज हायर्ड रेयरली। तो देखिए ज्यादातर लोगों के पास अपने अपने काम है, तो बहुत रेयरली है कि वो किसी दूसरे लेबर को हायर करे, क्योंकि उनके खुद की फैमिली के लोग उस खेती बाड़ी आराम से कर लेते हैं। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। सेकंड है ट्रांसपोर्टिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पीपल एंड गुड्स आर फेरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसपोर्टिंग सर्विस। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लोग हो या फिर उनका सामान हो, तो उनसे भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। फॉर दिस सर्विस द वर्क गेट पेड इन पालमपुर रोड्स इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि जो रायगंज को जाती थी नेबर, जो उसका विलेज था, टांगास हो, बोगीज हो, मोटरसाइकिल हो, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा उसमें भी मिल जाता है। तीसरा क्या है? डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। डेयरी इज अ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर, क्योंकि हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। डेयरी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग ऑफ और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउ एंड बफेलो। चाहे उससे आप दूध बेचो, फिर उससे पनीर, फिर मक्खन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों से आप अच्छा खासा डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो। शॉपकीपिंग, कुछ जनरल स्टोर भी होते हैं। शॉपकीपिंग इज आल्सो सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। जैसे शॉपकीपर जो होते हैं वो अर्न मनी करने के लिए क्या करते हैं? वाइड रेंज में आइटम बेचते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे राइस हो, व्हीट हो, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ। तो ये सारे क्या है? जो जनरल स्टोर होता है जिसके अंदर सारी चीजें हमेशा मिली जाती है। जो शॉपकीपर होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं ज्यादातर, वो जो अच्छे खासे अपनी शॉप को रन कर लेते हैं। तो ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो ये था बच्चों हमारा फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। और हमने विलेज पालमपुर में एक चीज जानी थी कि जब आप मॉडर्न फार्मिंग के बारे में बात करते हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा था। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन लास्ट का पार्ट है, इसे और आप समझ लीजिएगा, इसके बाद आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, ये सबसे मेजर क्रॉप थी इन इंडिया इन द 1960s इज नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हमें व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था तो इसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया था, और ये फर्स्ट फेज था जो 1960s में हमें देखने को मिला। इट कुड हैपन ओइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से इंडिया फॉलो करते ही आ रहा था। इसके अंदर मॉडर्न फार्मिंग आ गई थी, मशीनों का यूज होने लग गया था, HYV सीड्स आ गए थे, फर्टिलाइजर आ गए थे, केमिकल्स आ गए थे, वगैरह वगैरह। इससे सारी चीजों से हमने ग्रोथ देखने को मिली। फूड ग्रेन्स हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक में अच्छा खासा अवेलेबल होना शुरू हो गए। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है? HYV सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग मशीनरी, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। अब क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग की वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये सारी चीजें, इसके अपने अपने प्रोज और कॉन्स थे, मेरिट्स डीमेरिट्स थे, जिससे लोगों को फायदा भी हो और लोगों को नुकसान। अगर हम इसके बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट्स की, तो वो क्या क्या पड़े थे, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहला तो ऑब्वियसली था कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो तेजी से अब इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसके अलावा जब जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज होने लगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होने लगी, लोगों को काम ज्यादा मिलने लगे क्योंकि काम बढ़ गया था। और साथ ही इससे हुआ क्या कि एक तरीके से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो इंडस्ट्री को नीड थी रॉ मटेरियल की अपने प्रोडक्शन को और तेजी से ग्रो करने में। तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से उन्हें ज्यादा मिल रहा था और वो अपने प्रोडक्ट ज्यादा बना पा रहे थे और उसे प्रोड्यूस कर पा रहे थे मार्केट के अंदर। तो इससे एक स्ट्रेंथ बन गई दोनों के बीच में, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में, कि ये फायदा भी हमें देखने को मिला। और उसके अलावा ट्रांसफॉर्म द फार्मर एज मार्केट ओरिएंटेड। अब इससे क्या होगा, जो फार्मर्स थे वो भी अपना सामान अच्छे खासा मार्केट में खुद बेचने भी लगे, जिससे उनको अच्छा खासा अर्निंग भी हो रही, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा प्रोडक्शन का जो कह सकते हो कि माल था, तो वो अच्छा खासा उसे भी बेच रहे थे, जिससे कि उनकी अर्निंग हो रही थी। सरप्लस अमाउंट में उनका प्रोडक्शन जो ज्यादा हो पा रहा था। तो ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। लेकिन वही है ना कि हमने सिक्के का सिर्फ वन साइड देखा है, अभी हमें उसका दूसरी साइड भी देखना बाकी है। दूसरा क्या था इसका नेगेटिव इंपैक्ट, ये पड़ा, मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि केमिकल के यूज होने की वजह से
से जो उसकी नेचुरल ग्रोथ थी ना वो और ज्यादा कम होगी, वो अपनी फर्टिलिटी खोती चलेगी। और ऐसे में मिट्टी जब अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो वो एक तरीके से बंजर भूमि होती है, यानी कि उसमें फसल उग तो जाती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं उग पाती। आप फल सब्जी खाते हो, कई बार आपको भी पता लगता है यार ये उस लेवल का टेस्ट नहीं है, उस लेवल से ये बना नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो जब प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की बात होती है तो उसमें इरिगेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, पानी का। और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उन चीज़ों में मतलब इन्वेस्ट करके जिसमें इरिगेशन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पानी का। तो ऐसे में क्या हुआ, डिप्लेशन ज़्यादा हो गया वाटर का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हुई थी, जैसे ग्राउंड वाटर का कम होना हो। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुई थी। इससे हुआ क्या था कि जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो ऑल ओवर इंडिया में थोड़ी आया था, वो तो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर आया था जहां पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर अच्छी खासी क्वांटिटी क्वालिटी में होता था। तो फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया ना कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यानी कि नॉर्थ इंडिया की साइड में आया था, बाकी स्टेट में नहीं था, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ी तो और बहुत सारे स्टेट्स ने इसकी नाराजगी भी अपनी शो करी थी। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट में आता है। इसके अलावा जिन स्टेट्स के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ऐसा नहीं कि वहां पे सभी फार्मर्स की बल्ले बल्ले होगी, इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी भी ज्यादा बढ़ी थी। यानी कि जो अमीर किसान थे, जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का पैसा था तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी अर्निंग करी, जिनके पास पैसे की कमी थी तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, जिसकी वजह से इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज भी हमें इन स्टेट्स में देखने को मिली। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। और यही था बच्चों हमारा इस लेसन के अंदर कंप्लीट पार्ट, जिसके अंदर हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में बात करी पालमपुर में, कि किस तरीके से वहां पे फार्मिंग सेक्टर और नॉन फार्मिंग सेक्टर वर्क करता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ छोटा सा पोर्शन। होप सो कि आप पता चल चुका होगा कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो 4 चीजों के नाम आप अच्छे से याद जरूर रखिएगा। और ये लेसन आपका एक सिंगल पार्ट में ही होता है हमारा कंप्लीट। होप सो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।